शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सब पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूँ। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उदयपुर की पराक्रम की नगरी दाता स्पर्धे महाराणा प्रताप जी की धरती पर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय जयराम रमेश साहब का मैं मेवाड़ी पगड़ी बनाकर मेवाड़ की मान परंपराओं के हिसाब से स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू। जयराम रमेश साहब के साथ हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता महाराष्ट्र के अशोक लोटे साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, आप और हम भाग्यशाली हैं कि आज इस मेवाड़ की धरती पर हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का भी मैं स्वागत के लिए अध्यक्ष जी का स्वागत करें। साथियों, जयराम रमेश साहब ने आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ पूरे हिंदुस्तान को नापा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में जब आप भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे तो डूंगरपुर महात्मा उदयपुर में यात्रा हुआ था। जयराम रमेश साहब हमेशा कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज उदयपुर में, कल आप जोधपुर में थे अशोक गहलोत जी के होम डिस्ट्रिक्ट में, और जोधपुर से आप आया कल रात को उदयपुर बढ़ा रहे और आज उदयपुर में आप पत्रकार मित्रों से मुखातिब होंगे। मैं आदरणीय जयराम रमेश साहब का भी स्वागत करता हूँ, अतुल ब्याह का भी स्वागत करता हूँ, अतिरिक्त का भी स्वागत करता हूँ और आप सब पत्रकार मित्रों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के तरफ से आप बोले अच्छी लगती है सर, गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से आप लोगों को दीपावली की शुभकामना देता हूं। और हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं गौरव वल्लभ जी, उनकी तरफ से भी मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय जयराम जी। शुक्रिया। साथियों नमस्कार और दीपावली और खासकर धनतेरस के पावन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी शर्मा जी ने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 15 मई 2022 को उदयपुर से ही सोनिया जी का भाषण था 15 मई को, और उन्होंने घोषणा की थी उस दिन कि 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाला जाएगा। और ठीक 11 महीने पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हम लोग यहाँ करीब 16 दिन चले। झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बुधनी, दौसा और अलवर होकर हम लोग आगे बढ़े और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी हितैषी, शुभचिंतक, सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए थे राजस्थान। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमें महसूस होने लगा कि हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई उमंग, नई एकजुटता हम देख रहे हैं। और वही भावना कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे में देखने को मिला। और उसी के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जलवायु परिवर्तन हुआ राजस्थान के राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में, इन विधानसभा चुनावों के नतीजे में भी वो दिखाई देता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए। एक था जो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं हैं हमारे देश में, मोदी सरकार के नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, संपत्ति, जीएसटी, सभी जो इन्होंने
जो सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रहे हैं। एक मिसाल जो है यहाँ हिंदुस्तान जिंक का, उदयपुर में ही पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी जो बेचा गया था हिंदुस्तान जिंक की थी। उसके बाद में सारे कंपनियां बेचने शुरू हो गए। आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं और उसके बारे में राहुल जी ने खूब जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा। दूसरी बात उन्होंने कही कि सामाजिक ध्रुवीकरण को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खास तौर से चुनावी फायदे के लिए, चुनावी रणनीति के रूप में, उसका भी जो दुरअसर पड़ रहा है हमारे समाज में, लोगों में जो एक भय और शक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने लोगों से बात की। और तीसरी जो तीसरा प्रमुख विषय था वो राजनीतिक तानाशाही था। जिस तरीके से संविधान पर आक्रमण हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारे सार्वजनिक संस्थाएं, हमारे संवैधानिक संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है, इसका मिसाल मैं दूंगा, उससे भी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा है। तो ये तीन बड़े मुद्दे थे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे संगठन में एक परिवर्तन आया, एक हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण निकला और कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मई के महीने में कर्नाटक में हमें देखने को मिला, नतीजा जो निकला हमारे लिए हमें स्पष्ट बहुमत मिला। और उसी उम्मीद के साथ हम जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान में और तेलंगाना में, उसी उम्मीद के साथ, उसी भावना के साथ, उसी सकारात्मक स्पिरिट के साथ हम ये प्रचार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें जनादेश, स्पष्ट जनादेश मिलेगा। दूसरी बात जो मैं कहूँगा आपसे कि जो हमारा चुनावी अभियान है, जो हमारा चुनावी प्रचार एक सकारात्मक प्रचार है। जो पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस मंत्री, कांग्रेस संगठन के हर सदस्य ने काम किया है। और जो पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार की ओर से बड़ी उपलब्धियां, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो या शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, ये हमारे देश के लिए एक मिसाल बन है। प्रधानमंत्री बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, और पिछले 5 साल में एक राजस्थान मॉडल भी आया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और फिर से जनादेश की मांग कर रहे हैं। और अगले 5 साल में हम क्या करेंगे? राहुल जी ने हमारे राजनीतिक शब्दकोश के लिए एक नया शब्द ढूंढ निकाला है, गारंटी। हमने कर्नाटक चुनाव में 6 गारंटियों का जिक्र किया था, हमने वादा किया था, राहुल जी ने वादा किया था, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वादा किया था, और हमें जनादेश मिला। और 1 महीने के अंदर कर्नाटक की सरकार ने ये 6 गारंटियों को लागू करने की लिए प्रक्रिया शुरू की। ऐसे ही उसी विश्वास के साथ हमारे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, कांग्रेस नेता ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गहलोत साहब ने, सभी नेताओं ने 7 गारंटियों का जिक्र किया है राजस्थान की जनता की। राजस्थान की महिलाओं के लिए 10,000 रुपया प्रति साल सीधे उनके खाते में मिलेगा। गैस सिलेंडर जो अन्य राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 1200 रुपया, 1300 रुपया प्रति सिलेंडर होता है दाम, यहाँ 500 रुपया है और वो 500 रुपया ही रहेगा, वो भी गारंटी हमने दी। युवाओं को हमने गारंटी दी है, किसानों के लिए हमने गारंटी दी है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का हमने गारंटी दी है। और आप देखेंगे
कि गारंटी कागजी वादे नहीं रहेंगे। कुछ ही 1, 2, 3 महीने के अंदर इस पर कार्यवाही की जाएगी जब हमारी सरकार बनेगी, और लोग देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है गारंटी के बारे में वो पूरा कर ही रही। तो समाज के हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए उनकी गारंटियां दी हैं। जो 7 प्रमुख गारंटियां हैं, इसकी जानकारी आपके पास है। तो ये 5 साल की उपलब्धियां और अगले 5 साल के लिए जो 7 गारंटी दी है, उसी के आधार पर हम ये चुनाव में उतरे हैं। हमारे नेता चुनावी प्रचार में लगे, तो हमारा चुनाव का प्रचार बहुत सकारात्मक है। मैं कहूं, बीजेपी के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में सिर्फ 2 ही हथियार। एक हाथ में है ईडी और सीबीआई, जिसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से वो करते हैं, रोज करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने ईडी और सीबीआई को उतारा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के कई मंत्रियों के खिलाफ, राजस्थान के कई नेताओं के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और ये ईडी और सीबीआई बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर, के स्टार कैंपेनर तो है ही, उनके हमारे देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब स्टार कैंपेनर। पर 2 सुपरस्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए, वो है ईडी और सीबीआई। तो वो एक हाथ में ये 2 हथियार, और दूसरे हाथ में जिसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, वो है ध्रुवीकरण की राजनीति। दंगे कराते हैं हरियाणा में ताकि उसका असर राजस्थान में देखने को मिले। चुनावी भाषण करते हैं। कल उदयपुर आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हमारे प्रधानमंत्री तो है, पर वो सदैव झूठ के जगत, झूठ के विश्व में, उनके मुंह से सच कभी गलती से भी नहीं निकल पा सकता। और जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण को लेकर इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, खासतौर से हमारे राज्य सरकारों पर, और खासतौर से राजस्थान की सरकार, ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। सच्चाई क्या है सब लोग जानते हैं, पर क्योंकि इनके हाथ में और कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दाहीन बीजेपी है, इसीलिए एक तरफ ईडी और सीबीआई और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति। इनके अलावा बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है। अगले 1 हफ्ते 8 दिन के लिए यही 2 हथियार इस्तेमाल करेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा निकल रहा है, बार नीचे गिर जाएगा, साइज थोड़ा ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री के प्रचार में यही, तो छत्तीसगढ़ में भी यही है और राजस्थान में भी यही हो रहा है। अंत में ये चुनाव विधानसभा के, हम राज्य से संबंधित मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं है। राजस्थान किस पार्टी की सरकार बनेगी उसके लिए ये चुनाव। परंतु मोदी सरकार की कुछ नीतियां हैं, केंद्र सरकार की कुछ नीतियां हैं, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि वो राज्य सरकारों पर और खास तौर से राजस्थान पर इसका नकारात्मक असर हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के समय में राहुल जी ने बार बार पूर्वी राजस्थान कनाल परियोजना की बात की। 14,000 करोड़ रुपए वाला जो पूर्वी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जो पूर्वी राजस्थान के लिए फायदेमंद होगा। और अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार से कुछ समर्थन नहीं है।
हालांकि जल संसाधन मंत्री राजस्थान के ही हैं और उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, पर उसके बावजूद हमारी सरकार कदम उठा रही है और अगले 5 साल में पूर्वी राजस्थान के लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट है सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, इसको हम पूरा कर ही रखेंगे। ये एक मिसाल है किस तरीके से मोदी सरकार भेदभाव करती है उन सरकारों के खिलाफ जो बीजेपी। दूसरी बात, मैंने कहा निजीकरण जो हो रहा है भयंकर तरीके से, एयरपोर्ट पे जा रहा है, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हमारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, इस्पात के कारखाने बेचे जा रहे हैं, सार्वजनिक कंपनियां बेचे जा रहे हैं और 1-2 मित्रों को ही फायदा मिल रहा है। इससे क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती है, खास तौर से दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के लिए जो आरक्षित होता है रोजगार, वो रोजगार के मुख्य घटते हैं। तो भयंकर तरीके से जो निजीकरण कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियां जो मिलके पहले 70 सालों से बनाए गए थे, उसको 1 दिन में 2 दिन में बेचा जा रहा है और खासतौर से विशेष मित्रों को बेचा जा रहा है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जनता की चिंता, मन की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पर जनता की चिंता पर कोई बात नहीं करते। जनता की चिंता महंगाई है, जनता की चिंता बढ़ती हुई बेरोजगारी है, पर उसके बारे में मोदी सरकार की ओर से कोई टिप्पणियां नहीं आती। वाह वाह करके अपने आप को शाबाशी देते हैं कि जीडीपी का दर बढ़ रहा है, पर जीडीपी का दर बढ़ रहा है पर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसका क्या जवाब है? उसके बारे में अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल तक और लागू होगा, उसकी घोषणा की। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आर्थिक पीड़ा आज भी बरकरार है, तेजी से लोग पीड़ित हैं, महंगाई से पीड़ित है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इन्होंने घोषणा की और 5 साल। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या? 2013 के सितंबर में पार्लियामेंट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया, जिसके तहत 80 करोड़ भारतवासियों को फायदा पहुंचता है। ये 2013 में ये कानून पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ, और इसका विरोध एकमात्र मुख्यमंत्री ने किया। 2 साल तक इसका इन्होंने विरोध किया, गुजरात के मुख्यमंत्री ने खत लिखा मनमोहन सिंह जी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य कानून नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री बने, कोविड का वक्त आया, तब उन्होंने देखा कि ये खाद्य सुरक्षा कानून के अलावा और कुछ विकल्प नहीं है सरकार के सामने। उसको एक नया एंड दिया, नया ब्रांड बनाया, नया नाम दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह है हकीकत प्रधानमंत्री की नीतियों के बारे में। महात्मा गांधी नरेगा जो राजस्थान के लिए बहुत फायदेमंद है, उसकी कड़ी आलोचना की, पर पिछले 2 साल से वो जान गए हैं, वो पहचान गए हैं कि खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है भारी मात्रा में, करोड़ों गरीब परिवारों के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के अलावा और कोई रास्ता नहीं है रोजगार। तो मोदी सरकार की नीतियों के बारे में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर खूब बातचीत होगी, पर मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव में भी ये एक मुद्दा है, क्योंकि मोदी सरकार ने राजस्थान सरकार के खिलाफ भेदभाव किया। राजस्थान में जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है वो मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुई है, और राज्य सरकार ने तो खूब प्रयास किए इसको काबू में लाने में। एक गैस सिलेंडर को 500 रुपया कराने का वही एक राज्य सरकार के हाथ में एक रास्ता था, उन्होंने वो अपनाया। पर नीतियां जो केंद्र सरकार अपनाती है, निजीकरण,
और जो आर्थिक नीतियां अपनाती है, और सबसे बड़ी बात जो हमेशा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण का एक माहौल पैदा करते हैं, और खास तौर से चुनाव के वक्त में वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जरूर फायदेमंद है। अर्थशास्त्री, हमारे पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर, उनको मैं हमेशा प्रोफेसर करके ही बुलाता हूँ कि बहुत बड़े लिखे हैं, और जिस भाषा में वो समझाते हैं लोगों को, आर्थिक विषयों में जो बातचीत करते हैं, बहुत कम लोगों में वो क्षमता है। और प्रोफेसर गौरव वल्लभ ऐसे हमारे देश में एक व्यक्ति हैं, और हमें बहुत खुशी है कि वह उदयपुर में हमारे उम्मीदवार हैं। और मैं चाहता था कि मुझे एक मौका मिले उदयपुर आने का, और ये मौका मिला है। खुशी है कि गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो यहाँ ऊंचा ऊपर रखकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ तो आपकी बातचीत होती रहती है, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिसंबर फिर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनादेश कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी मुद्दा ही है। और जितना भी प्रचार प्रधानमंत्री करेंगे, जितना भी प्रचार गृहमंत्री करेंगे, कितना भी प्रचार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें, बीजेपी को जिता नहीं सकता, क्योंकि लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं ध्रुवीकरण की राजनीति से, ऐसी राजनीति से जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाती है। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल है। उन्होंने राजस्थान सरकार को टारगेट पे लिया और कहा कि सरकार ने सिर्फ मछलियां पकड़ी है, बीजेपी सरकार आएगी तो मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। कौन से मगरमच्छ बोल दिया? ये मगरमच्छ कौन है? किस पार्टी का मगरमच्छ है? ये प्रधानमंत्री ने देखा होगा, उनको सभी जानकारी है। आया फोटो है, ये फोटो आप लोगों ने भी देखा है। ये कौन है? इसको किसने पकड़ा? 4 दिन के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया। 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। और ये किस पार्टी का कार्यकर्ता? कमल के फूल की पार्टी का। अब पूरी तैयारी से आया पूरा तो फोटो। इन्हीं के कार्यकर्ता, और ये लगाते हैं इल्जाम राज्य सरकार, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कल ही आए और कल ही ये इल्जाम फिर से दोहराए, इसीलिए ये फोटो तैयार था मेरे पास। सर एक बात बता, आया हो जान, अगर प्रधानमंत्री नहीं इसका जिक्र करते, मैं जिक्र नहीं करता, पर क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, और प्रधानमंत्री ने और कई बातें की हैं कि यात्रा निकालने पर हमने प्रतिबंध लगाई। अरे आप चैनल देखिए, जो चैनल हमारे पक्ष में नहीं है, उन्होंने खबर छापा है कि यात्राएं निकाली जाई हैं और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं। प्रधानमंत्री, मैंने कहा है, चुनाव के वक्त में, खास तौर से चुनाव के वक्त में प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोलते। वो बार बार, उनकी एक ही मंशा है, बार बार झूठ दोहराते जाओ, ताकि लोग 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उस झूठ को सच मानने लगे। ये उनकी बहुत पुराना तरीका है। गुजरात के मुख्यमंत्री से के समय से ये तरीका है, वो बार बार एक ही झूठ को दोहराते जाते हैं और लोग समझते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं और पार्लियामेंट के बाहर झूठ बोलते हैं। जब चुनाव का वक्त नहीं होता है झूठ बोलते हैं, जब चुनाव का वक्त होता है तब तो सुपर झूठ बोलते हैं। और कल आपको सुनने को मिला किस तरीके से वो झूठ बोलते हैं। सर एक प्रधानमंत्री सरकार कहीं कहीं गिरी है, आपको लगता है पेपर लीक के मामले में बहुत कुछ हो सकता था? राजस्थान में पेपर लीक के मामले में सरकार को खूब घेरा जा रहा है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार दो बड़े मुद्दों पर घेरा। और वो लोग क्या बताओ, देखिए
पेपर लीक में कौन सी सरकार ने बुलडोजर चलाया? वो कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक में लिप्त लोगों के घरों पे, दफ्तरों पे बुलडोजर चलाया। पर हिंदुस्तान में एक युवा पीढ़ी को किसने खत्म किया? मध्य प्रदेश में व्यापम का एक जो महाघोटाला हुआ, उसमें एक पूरी जनरेशन नौकरी विहीन हो गई। गुजरात के अंदर सब इंस्पेक्टर का, पटवारी का, स्कूल टीचर्स का पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई हुई? हमने तो असेंबली के अंदर बिल पास करवाया कि पेपर लीक में जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो पेपर लीक में जो दोषी थे उनके ऑफिसों पर, दफ्तरों पर, घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करी। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूं, कान खोलकर सुन लो जो लोग भी पेपर लीक में, अगर 0.00001% भी पेपर लीक में हाथ होगा तो हम बख्शेंगे नहीं। 3 दिसंबर को पुनः हमारी सरकार बनने जा रही है और वापस से ऐसी सरकार जो 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करती है, जो 25 लाख का बीमा इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। जयराम रमेश जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, आपको पता है राइट टू एम्प्लॉयमेंट में जो मनरेगा जब बना, जयराम रमेश जी का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। राइट टू इंफॉर्मेशन यूपीए सरकार ने दिया, राइट टू एजुकेशन यूपीए सरकार ने दिया। और राजस्थान की सरकार पहली ऐसी राज्य की सरकार बनी जिन्होंने अपने नागरिकों को, अपने राज्य के वासियों को राइट टू हेल्थ दिया, 25 लाख का बीमा। बड़े बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके एम्प्लॉयर उनके ऊपर 25 लाख का नहीं लेते, पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने नागरिकों पर, अपने वासियों पर, राजस्थान वासियों के ऊपर 25 लाख का फ्री हेल्थ दिया। और रही बात पेपर लीक की, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हम तो जवाब दे रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और ऑलरेडी हमने कार्रवाई कर दी है, बुलडोजर चला दिए उनके। पर व्यापम का क्या हो? क्या व्यापम को हम भूल जाए? भर्ती में भूतो ना भविष्यता, कोई भी भर्ती में व्यापम से बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। हजारों, 100 लोगों ने खुदकुशी की, क्या भूल जाए हम कि जिसका नाम व्यापम में आता अगले दिन पंकज जी वो खुदकुशी कर लेता? ये क्या हो रहा? ये क्या हुआ? इसको भूल जाए। गुजरात में सैकड़ों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, क्या कार्रवाई हुई? हाँ, हमने हमारे यहाँ 2-4 परीक्षाओं के, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई करी। और आज भी वो लोग जो लिप्त है वो हमारे कानूनी कार्रवाई के तहत हमारे पास, हम जेलों में बंद है, हवालात के पीछे। तो ये कार्रवाई हमने की है। और आगे भी, अभी मैनिफेस्टो में भी पेपर लीक आगे ना हो, किस तरह की भर्ती प्रक्रिया सुदृढ़ हो, इसके बारे में एक पूरा मॉडल को हम देने को जा रहे हैं। एक मिनट, मैं एक दो बात जोड़ूं इसमें। इन्होंने अभी व्यापम, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में कितने घोटाले हुए? व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला और महाकाल को लेकर एक घोटाला, करीब पटवारी घोटाला, 250 घोटाले हुए। इन्होंने क्या करवाई? कल मैंने पढ़ा, प्रधानमंत्री ने कुछ आरोप लगाए हैं राजस्थान सरकार पर, महिलाओं पर जो अत्याचार होता है। मध्य प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है महिलाओं पर अत्याचार के मामले में, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1। क्या कार्रवाई की प्रधानमंत्री? क्या कार्रवाई की बीजेपी पार्टी? आदिवासी की बात करते हैं, वन अधिकार अधिनियम कब आया? वन अधिकार अधिनियम 2006 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब लागू हुआ। और वन अधिकार अधिनियम के तहत लाखों आदिवासी परिवारों को व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे भी मिलते हैं, उसका प्रावधान है। और उस कानून को कमजोर करने में पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार लगी हुई है। भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया 2013 में, उसको कमजोर करने में मोदी सरकार लगी हुई है। खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र मैंने किया, खाद्य सुरक्षा कानून ये बंद करना चाहती थी क्योंकि ये, इसका विरोध गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था, पर कोविड के समय उनको पता चल गया कि इसको कमजोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको एक नया नाम दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
जयराम जी। महात्मा गांधी नरेगा, कितनी कड़ी आलोचना हुई प्रधानमंत्री के मुंह से पार्लियामेंट के अंदर। फिर से कोविड के समय इनको पता चल गया कि महात्मा गांधी नरेगा के अलावा और कोई इनके पास कोई विकल्प नहीं है ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए करोड़ों परिवारों को। तो ये इल्जाम तो लगते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, खबर छप जाती है, पर इसका खंडन करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कल जो प्रधानमंत्री ने फिर से दोहराया है, जो इल्जाम लगाए हैं राजस्थान की सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल झूठ है। सर एक बात बताएं, अभी जो गठबंधन कर्नाटक अभी की सर- बात करी है तो एक-एक करके कर्नाटक की आपने बात करी है। ये अभी इंडिया का गठन हुआ INDA का, जिसमें आप सभी हैं। नीतीश कुमार जी ने उस बिहार विधानसभा में लेकर एक बयान दिया है, जिसको देश भर को लेकर देश भर की महिलाएं आक्रोशित हैं। आप उसको ने जो कहा है और वो खुद पहचान गए हैं, वो गलत था, उन्होंने माफी मांगी, ठीक है, तो उस पर मैं और कुछ नहीं कहूँगा। पर इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां हैं, 28 पार्टियां हैं, अलग अलग विचार की पार्टियां। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं राज्यों में, पर ये इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया। अलग अलग विचार हैं, लोग बोलते हैं, किसी का आवाज कोई दबाने की कोशिश नहीं की जाती है। हम बीजेपी पार्टी नहीं है, वन पार्टी वन वॉइस, वन पार्टी वन लीडर तो है नहीं। तो इंडिया कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लोग अलग अलग आवाज में बोलते हैं, तो किसी आवाज को दबाने की प्रयास की नहीं जाती। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। हमने नारा भी दिया है 2024 के चुनाव के लिए, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और इसी नारे के आधार पर हम चुनावी अभियान लगाएंगे 2-3 दिसंबर के बाद। जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद सारी इंडियन पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, इसमें लग जाएगी। एक बात एक और कहूं कि कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना जरूरी है इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए। इसीलिए हमने पूरे परिश्रम, पूरा समय हमने इन 5 राज्यों में दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, और कोई इंडिया पार्टी इन 5 राज्यों में मौजूद नहीं, हमारे लिए बहुत महत्व है और हम जीतेंगे। और इसका असर न केवल कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, पर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। अगर मजबूत कांग्रेस है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक फेविकॉल मिल जाता है। कर्नाटक की सरकार गिरने वाली है, वैभव सिरोया कह रहे हैं। मजबूत कांग्रेस इंडिया के लिए एक फेविकॉल है। हाँ जी, आप बार बार पूछ रहे थे मल्होत्रा साहब। वैभव सिरोया ने अभी 3 दिन पहले उदयपुर में कॉन्फ्रेंस की और कह रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार गिरने वाली, जिस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था वहां पर बिगड़ी है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी है, तो उसको कर्नाटक की सरकार 5 साल तक चलेगी। 5 साल तक हमें स्पष्ट बहुमत मिला है। ये ऑपरेशन कीचड़ चलाते रहेंगे, उसका नाम देंगे ऑपरेशन लोटस, पर वास्तविकता यह है कि ऑपरेशन कीचड़ है। 6 महीने हो गए हैं कर्नाटक में, आज तक बीजेपी ने अपने संसदीय दल का नेता नहीं चुना है, और ये दावा करते हैं कि कांग्रेस इस पार्टी में अब शामिल होगी, कांग्रेस वाले। अरे ये पार्टी 6 महीने तक अपना नेता नहीं चुन पा रही है कर्नाटक में। ये दुनिया भर की बातें बोलते हैं, कर्नाटक में बड़े परेशानी है। वो ये नहीं उम्मीद करते थे कि वो चुनाव हारेंगे, और जिस मैंडेट जो जनादेश कांग्रेस को मिला है, भरपूर मिला, स्पष्ट मिला है, अति स्पष्ट मिला, अत्यंत स्पष्ट मिला। ये कभी बीजेपी उम्मीद नहीं कर सकती। भोखलाई हुई है, घबराई हुई, इसीलिए रोज कुछ ना कुछ खबरें छपती है, पर इसमें बिल्कुल कोई तथ्य नहीं। सर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इलेक्टोरल बॉन्ड का हम पूरा भरपूर विरोध करते हैं। इलेक्शन फंडिंग में पारदर्शिता आना जरूरी है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये तरीका है जो बड़े बड़े उद्योग पूंजीपति हैं, आप देखिए 80% 80 से भी ऊपर
85% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गया। तो ये इसके खिलाफ है। हमने हमारी आवाज उठाई है संसद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो तरीका निकाला गया था बीजेपी के हाथ से 2015 के बाद जो बातचीत हुई, ये एक तरीका था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दे दिया। ये एक बैकडोर तरीका है कि पूंजीपतियों से उनको भरपूर तरीके से धनराशि। बंद होना चाहिए इलेक्ट्रोल हम बॉन्ड, इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। बंद होना चाहिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद होना चाहिए। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो इसका ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ये बीजेपी ने लाया है, इसको जरूर बंद करना है। पर इलेक्शन में फाइनेंसिंग और फंडिंग की प्रणाली में पारदर्शिता लाना जरूरी है। ये तरीका नहीं, ये एक बैकडोर तरीका है बीजेपी को पूंजीपतियों से धनराशि मिलने का, वो इसके पक्ष में नहीं है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो लाया गया है, जो मंजूरी दी गई है, इसका विरोध न केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया था। इसका विरोध तत्कालीन गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनको पद छोड़ना पड़ा, उर्जित पटेल, उन्होंने इसका विरोध किया। इनका विरोध अभी सुभाष गर्ग, जो राजस्थान के हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी बने, उन्होंने वो किताब लिखा है जो किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, किसने विरोध किया, क्यों विरोध किया, इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लंबा लिखा है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सवाल आपने पूछा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीजेपी के इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का हम भरपूर विरोध करते हैं। भाई साहब, मैं ये पूछ रहा था कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आधी से ऊपर कांग्रेस जमानत पे है, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। क्या कहा उन्होंने? आधे से ऊपर कांग्रेस जमानत पर, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। बुखार नहीं उतर रहा है। ये प्रधानमंत्री, हर चीज जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उस पर मैं नहीं समझता हूं हमें टिप्पणी करनी चाहिए। जहां इल्जाम लगाते हैं हम उस इल्जाम का खंडन जरूर करते हैं। जब, और मैंने ये भी कहा एक दिन, जो अतुल जी थे मेरे साथ भारत जोड़ो यात्रा के समय, जब प्रधानमंत्री हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद करेंगे, हम प्रधानमंत्री के बारे में सच्चाई बोलना बंद करेंगे। हम समझ गए। मर्दों का प्रदेश बताया था आदि धारीवाल ने, उसी को इनके बयान बनाया। कल चर्चा हो रही है मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। किसका प्रदेश? मर्द लोगों का। आरती धारीवाल जी बोले थे एक बार, मोदी जी ने भी बोला है क्या कॉन्टेक्ट, संदर्भ क्या था? मतलब ये था, मतलब ये था, मंत्री जी ने ये झूठ कोट किया है। पूरा संदर्भ बता। शांतिलाल धारीवाल जी जब लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा चल रही थी विधानसभा में, उस चर्चा में उन्होंने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है जो महिलाओं का सम्मान करता है। बलात्कार पे बोला, इस पे नहीं बोला था, बलात्कार पे चर्चा चल रही हाँ, थी। बलात्कार पे, लॉ एंड ऑर्डर में ही बलात्कार का इशू नहीं, चल रहा बलात्कार स्पष्ट था। है। हाँ बराबर है, दुष्कर्म पे ही चर्चा चल रही थी। हाँ, दुष्कर्म लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं। कानून व्यवस्था पे जब चर्चा होती है, अधिवेशन में कानून व्यवस्था पर एक अलग से चर्चा होती है, उसमें बलात्कार और दुष्कर्म पे जो चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा था कि यह सम्मान होता है, यहाँ बलात्कार होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसे काट कर, जिस तरह से आगे पीछे फिक्स अफिक्स काट कर करते हैं, वही प्रधानमंत्री करते हैं। तो जो सर ने अभी कहा, सही था क्या? धारीवाल जी का बयान सही था? धारीवाल जी का बयान ये था, ये महाराणा प्रताप जैसे बड़े सुनिए मर्दों का भी लोगों का प्रदेश है और ये महिलाओं का सम्मान करता है। यहाँ इस तरह का बलात्कार या दुष्कर्म होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उतना ही पकड़कर मर्दों का प्रदेश है वही बोला गया है, ये सच्चाई है। अच्छा सुनिए, हाँ अगले और कोई क्वेश्चन है? सर एक बात बताएं, राहुल गांधी बहुत, एक लाइन की खोज में है। सर राहुल गांधी बहुत समय से राजस्थान की यात्रा पे नहीं आए हैं, उसका क्या राहुल कारण? गांधी लद्दाख गए हैं, राहुल गांधी मिजोरम गए हैं, राहुल गांधी केदारनाथ गए हैं, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए हैं और राहुल गांधी राजस्थान भी आएंगे। क्या सेमीफाइनल मानते हैं? 15 तारीख तक चुनावी प्रचार, 17 तारीख को पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है।
यहाँ चुनाव कब है? तो यही तो जवाब है आपका। सर एक सवाल है, इसको आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। सर आपने कहा कि बीजेपी ने सामाजिक ध्रुवीकरण किया समाज में, लेकिन कल पीएम ने ये कहा है कि कांग्रेस के तुष्टिकरण की नीतियों ने राजस्थान की संस्कृति और कोई पुष्टिकरण नहीं है, खतरे में डाल दिया। वो उन्होंने मिसाल क्या दिया पुष्टिकरण का? वो बिल्कुल गलत मिसाल था। ये मिसाल था तुष्टिकरण का, यही मिसाल था ना कि हम अपीसमेंट करते हैं। ये कहाँ अपीसमेंट किया? ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला और 4 घंटे के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया और इसकी बहुत चर्चा की गई, पार्लियामेंट में चर्चा की गई। और हम राजस्थान के सभी सांसद, मैं राज्यसभा की बात करता हूँ, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे राजस्थान के, घनश्याम तिवारी जी और कई लोग, किरोड़ीमल मीणा, घनश्याम तिवारी, सब लोग, गजेंद्र सिंह शेखावत, पर जब ये बताया गया कि 4 घंटे के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया और बीजेपी का ये कार्यकर्ता निकला, तो सब चुप हो गए। क्या सेमीफाइनल मानते हो इस इलेक्शन को? हाँ? इस इलेक्शन को सेमीफाइनल मानते हो? इलेक्शन कोई T20 मैच नहीं है। सेमीफाइनल नहीं, T20 में ही तो सेमीफाइनल फाइनल होता है। तो ये चुनाव बड़े गंभीर चुनाव, विचारधाराओं के बीच में टक्कर है, वचन पत्रों के बीच में टक्कर है। तो ये सिर्फ इसको सेमीफाइनल, इसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कौन होगा, किस व्यक्ति को जनादेश नहीं मिलता, पार्टी को जनादेश मिलता। सर पार्टी सिंबल पर लड़ती है, सर, मेरा एक सवाल- पार्टी के वचन पत्र के आधार पर लड़ती है। तो इसको सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, मैं इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं और इस भाषा का विरोध भी। सर आपने हर एक चुनाव महत्व रखता है। ये राजस्थान के लिए फाइनल है, राजस्थान के फाइनल है इसलिए क्योंकि अगले 5 साल के लिए ये सरकार तय करेगी। राजस्थान के लिए तो सेमीफाइनल नहीं है। आप राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है? इतनी सी मैंने बार नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कोई कि मैं कहूँ कि 120 आएंगे, 110 आएगा, 130 मैं आंकड़े के खेल में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि 16 दिन के भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मेरे मन में पूरा विश्वास हो गया था कि नाराजगी नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ। जो काम हमारी सरकार ने किए, और इन्होंने एक जिक्र किया, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं गुजरात मॉडल। ये चिरंजीवी तो हमारे देश के लिए एक मॉडल है, राजस्थान मॉडल है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शहरी रोजगार गारंटी कानून, पहला राज्य है राजस्थान इसने कानून लाया, और कई ऐसे मिसाल में दे सकता हूँ। हमें पूरा स्पष्ट बहुमत मिलेगा, जिस तरीके से हमें कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत मिला, उसी तरह से हमें राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और तेलंगाना में भी जनादेश हमारी सरकारें बनेगी। तो सीएम तेरा कौन होगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की नेता ही सीएम बनेंगे। नहीं, कौन होगा चेहरा? सर सीएम को विधायक, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये विधायकों के हाथ में है, ये कांग्रेस हाईकमांड के हाथ में है। कांग्रेस को जनादेश मिलना ये हमारी प्राथमिकता है।